स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी हमारा चैप्टर 11 कह लीजिए या यूनिट 11 कह लीजिए, मार्केटिंग, ये हमारा चल रहा है। और इसमें भी आज हम जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो 4 P's वाला चल रहा है। 4 P's मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं। फर्स्ट पी प्लेस, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपको सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आज हम सेकंड पी के बारे में पढ़ेंगे। इस पे ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी इस यूनिट पे बन चुकी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल सीक्वेंस में देखिए, तो सारी आपको बहुत अच्छे से फंडा क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पी के बारे में, जो कि प्राइस है। पढ़ते हैं। देखिए, प्राइस क्या होता है। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट is the amount of money paid by the buyer in consideration of purchase of a product or services। प्राइस क्या होता है। कोई भी प्रोडक्ट जो हम मनी पेड करता है बायर, बदले में, खरीदने के बदले में जो मनी पे करता है वो ही प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के बदले में, उसको प्राइस कहते हैं। प्राइसिंग is the function of determining product value in terms of money before it is offered to consumers for sale। तो प्राइसिंग एक फंक्शन है निर्धारित करने का कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी मनी की फॉर्म में, इससे पहले कि वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए आए, कंज्यूमर को ऑफर किया जाए। अ गुड प्राइसिंग पॉलिसी अनेबल्स अ फर्म टू अचीव मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू। अगर आपकी प्राइस पॉलिसी बढ़िया है, आपने जो प्राइस है वो बिल्कुल ऐसा फिक्स कर रखा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम है, और कस्टमर सेटिस्फाई है उस प्राइस से, तो डेफिनेटली आपकी सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन को। मीन्स कहने का मतलब है, जब भी किसी गुड्स का या सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन होता है तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखिए, पहला है प्रोडक्ट कॉस्ट। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही बात है। कितनी लागत आई है प्रोडक्शन को बनने में, उसको बेचने में, उसको डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो सारी ध्यान रखी जाती है, उसके हिसाब से प्राइस फिक्स होता है, वो सारी इंक्लूड करती है। जो भी मैन्युफैक्चर बनाएगा वो सब बातें ध्यान रख के ही प्राइस फिक्स करेगा। While fixing prices for the product or services, a margin of profit over the cost should be considered। इन सब के साथ साथ वो अपना जो मार्जिन है कॉस्ट प्रॉफिट का वो भी रखेगा। ये तो ऑब्वियस है, जब वो कॉस्टिंग लगाएगा तो साथ में प्रॉफिट ऐड करके ही बेचेगा। कोई भी होगा वो अपना प्रॉफिट ऐड करके ही बेचेगा। और एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट अगर हम हैं तो उसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। पहला कह रहा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख भी रहे होंगे, दिस वन, ये जो स्काई ब्लू या ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर की है, स्काई ब्लू कह देंगे या लाइट ग्रीन कलर की, फिक्स कॉस्ट है। ये हमेशा फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल, जितने भी आपके फिक्स एक्सपेंस हैं, जैसे लाइक रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, तो इट डज नॉट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये वेरी नहीं होती है, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आपने एक शॉप खोली, कहीं रेंट पे ली, तो जो उसका रेंट है वो फिक्स एक्सपेंसेस में आएगा। उसका टेलीफोन का एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके शॉप के, चाहे आप यूज़ करें ना करें, लेकिन वो आपको पे करने पड़ेंगे, तो सारे फिक्स एक्सपेंसेस में आते हैं। आपके फिक्स एम्प्लॉय की सैलरी, आपका रेंट शॉप का, अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो वो, ये सब चीज़ें फिक्स कॉस्ट में आती है, हमेशा फिक्स रहती है। सेकंड होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट विच वेरी बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा, उस पे ये वेरी करती है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी, कम होगा तो कम आएगी। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट जो है लाइट येलो में ये वाली है, लाइट येलो कलर में। तो यही है वेरिएबल, देखिए, और ये बढ़ भी रही है, एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, इसमें से धीरे धीरे बढ़ रही है, 20 से लगभग 35 के आसपास हो रही है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पावर, तो जितना आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, जितना कम करेंगे उतनी कम होगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। एक और कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जो वेरी तो करती है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ, बट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं करती। तो आप इसका एग्जांपल देख रहे हैं, दिस वन, ये जो कॉस्ट है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, फिक्स तो यहाँ फिक्स हो गई दिस वन, और जो पहले वेरिएबल आ रही थी वो ये आ रही थी, तो ये उससे भी ऊपर है ये वाली दिस वन। तो कमीशन टू अ सेल्समैन बियॉन्ड ए पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, तो इसलिए जीरो से भी नहीं है, तो फिक्स पोर्शन छोड़ के ऊपर होती है बाद में वाली कॉस्ट। तो ये कहलाती है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सेकंड कौन सा फैक्टर है, यूटिलिटी एंड डिमांड। प्राइसिंग इज अफेक्टेड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्चुअली इको के कॉन्सेप्ट है ये,
किसी भी गुड्स की जो प्राइस है वो अफेक्ट होती है डिमांड की इलास्टिसिटी पे। जैसे डिमांड कम या ज़्यादा होगी उसके हिसाब से प्राइस अफेक्ट होएगा। इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड, अगर डिमांड इलास्टिक डिमांड है मतलब फिक्स है, अ फर्म कैन फिक्स ए हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। तो वो फर्म हायर प्राइस, अगर डिमांड ज़्यादा वेरी नहीं होती तो प्राइस भी ज़्यादा फिक्स किया जा सकता है, और इसका उल्टा जो हम बता रहे हैं आपको। थर्ड फैक्टर है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। इफ देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट, अ फर्म can fix the price of its product by its own and they are the price makers। क्या कह रहा है वो, अगर आपका कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में तो फैन कोई भी फर्म अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर देगी और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी और प्राइस मेकर ही वही बन जाएगी। और इफ द कंपटीशन इज़ वेरी हाई, अगर बहुत ज़्यादा है तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी कंसिडर आपको करना पड़ेगा उनके प्राइस को, उसके बाद ही आप प्राइस फिक्स कर सकते हैं। तो आप प्राइस टेकर होंगे। ओके, तो कॉम्पिटिटर्स हैं तो उस हिसाब से प्राइस फिक्स करने पड़ेगा, नहीं है तो आप अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर सकते हैं। तो कंपटीशन के एक्सटेंट पे डिपेंड करता है प्राइस किसी भी गुड्स का। फोर्थ है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। द प्राइस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उनके प्राइस गवर्नमेंट ही फिक्स करती है। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट है, शुगर है, एक्सेट्रा। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है, आपका अगर प्रोडक्ट में से एक है तभी गवर्नमेंट का भी आपको मानना पड़ेगा। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, इफ द फर्म वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन होता है टाइम, विद इन 6 मंथ के टाइम को शॉर्ट रन बोला जाता है। अगर कोई फर्म शॉर्ट रन में ही अपने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा गाना चाहती है, इट वुड चार्ज हाई प्राइस, तो हाई प्राइस चार्ज करेगी। एंड इफ वांट्स टू कैप्चर मैक्सिमम मार्केट शेयर फॉर इट्स प्रोडक्ट, इट वुड चार्ज ओनली ए लो प्राइस। और लंबे समय के लिए मार्केट में जाना चाहती है तो कम प्राइस रखेगी, कम में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो ज़्यादा रखेगी, ये कह रहा है वो। और प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं, टू ऑब्टेन मार्केट शेयर लीडरशिप, टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, टू अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। तो ये 3-4 बात बता रहा है आपको कि एक तो अगर आप मार्केट में अपनी लीडरशिप रखना चाहते हैं तो उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव में सर्वाइव करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से रेट फिक्स करने पड़ते हैं। टू अटेनिंग अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, हाई प्राइस में बी चार्ज फॉर मेंटेनिंग हाई क्वालिटी। अगर आप ब्रांड देते हैं, जैसे एप्पल के फ़ोन है तो वो महंगे ही होंगे, एडिडास, नाइकी, शूज़ वगैरह है, तो सारे ब्रांड हैं। अगर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं सबसे, तो फिर आप प्राइस को नहीं देखिए, आप अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाइए, वो बिकेगा ज़रूर। और नंबर 6 कह रहा है मार्केटिंग मेथड यूज्ड। प्राइस फिक्सेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय वेरियस एलिमेंट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, क्रेडिट फैसिलिटीज, आफ्टर सेल सर्विस गारंटी। तो ये कह रहा है जो प्राइस फिक्सेशन है वो अफेक्ट होता है बहुत सारे एलिमेंट से, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन, टाइप ऑफ पैकेजिंग। तो ये सब चीज़ों की कॉस्ट जो होती है लगा के ही ऐड होती है। तो इस कारण है अगर आप गारंटी वगैरह बढ़ा के दे रहे हैं तो फिर उस हिसाब से अपना प्राइस फिक्स करेंगे। तो ये था आपका सेकंड पी का। अब हम थर्ड पी के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज प्लेस। थर्ड पी, 4 पी हम पढ़ रहे थे टोटल 4 पी से, फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस, थर्ड प्लेस जो हम आज पढ़ रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए प्राइस भी इसी वीडियो में था, प्लेस भी इसी वीडियो में। आगे चलते हैं पी से, प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। In order to ensure availability of product at the right place, two factors require consideration, they are channel of distribution and physical distribution। इसके लिए इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये हमारा क्या रोल प्ले करता है प्लेस वाला जो है पी। तो ये प्लेस बोले या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोले एक ही बात है। देखिए गुड्स बनती कहीं हैं और गुड्स का कंजम्पशन कहीं और होता है। गुड्स बनती हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम, वीट जो उगता है 7 मंथ उगता है लेकिन उसकी कंजम्पशन 12 के 12 मंथ रहती है। तो पहली बात उगता कहीं है, मान लीजिए किसी यूपी के गांव में उग रहा है और आके वो दिल्ली या कलकत्ता जो मेट्रो सिटीज़ में बिक रहा है, तो सब प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही आप उसकी सेल कर सकते हैं। आपको वो बीट वहाँ से लेकर शहरों के लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। ये ही प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। आपको अगर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट करनी है आपकी एट सही प्लेस पर, सही जगह पहुंचाना है, तो 2 फैक्टर इसके लिए ध्यान रखने पड़ेंगे, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द पाथ टेकन by the goods in their movement from the producer to the consumer is referred to as a channel of distribution। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास आने में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनका जो मूवमेंट होता है, जो पाथ होता है उस मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वो ही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, जिसका जिक्र हम यहाँ भी कर रखा है और आगे भी करेंगे। देखिए अभी आप कह रहा है फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मिडिल मैन, क्या फंक्शन होते हैं मिडिल मैन के या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, सॉर्टिंग, एक्मुलेशन ऑफ गुड्स, एलोकेशन, असॉर्टिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, रिस्क टेकिंग, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग गुड्स
प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड क्वालिटी। क्या कह रहा है, सॉर्टिंग का मतलब हो गया साइज और क्वालिटी के बेस पे जो आपकी बहुत सारे सोर्सेज हैं उनके आधार पर गुड्स को सॉर्ट करना, ये कहलाता है। जैसे कि एप्पल्स हैं, पीपर है, कार्डेमॉन है, कॉफ़ी है, तो अलग अलग गुड्स को हम अलग अलग के हिसाब से अलग अलग सॉर्ट कर देते हैं, अलग कर देते हैं साइज और क्वालिटी के हिसाब से, इसको सॉर्टिंग कहते हैं। नंबर सेकंड, accumulation of goods, they are collecting a large quantity of stock in order to ensure continuous flow of supplies। इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स का मतलब हम गुड्स को एक जगह एक्यूमुलेट कर देते हैं ताकि वहां से उस ऑर्डर से स्टॉक से वो धीरे धीरे रिलीज हो सके, ताकि फ्लो ऑफ सप्लाई सही बन जाए। तो गुड्स जो है कलेक्ट की जाती है बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक में, ताकि जब भी उसकी डिमांड है वहां से उसका जो फ्लो है वो स्मूथ बना रह सके, सप्लाई उसकी ठीक रहे। नंबर थर्ड है एलोकेशन। एलोकेशन मतलब बांटना, ब्रेकिंग द बल्क इनटू स्मॉलर लॉट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। बल्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो जाए। फॉर एग्जांपल, लार्ज बॉक्स ऑफ पेन्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैक्स कंटेनिंग 10 यूनिट्स। तो जैसे पेन बेच रहे हैं, कलर पेन है, सिंपल पेन है या कलर वाले पेन है, तो आप उनका 10 का एक पैकेट बना के दीजिए, तो एलोकेशन करने में आसानी होती है इससे। आगे असॉर्टिंग। असॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, इट मीन्स स्टॉकिंग वेरियस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बाय द मिडिल मैन। असॉर्ट मीन्स स्टॉकिंग, जितने भी मिडिल मैन होते हैं बहुत सारी चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं टू मीट द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। फुली असॉर्टेड इज इक्वल टू मिक्स, सारी चीज़ें एक जगह पे ले आते हैं ताकि कोई भी जाए वहाँ से आराम से खरीद सके। असॉर्टेड का मतलब यहाँ मिक्स से भी है। और क्रिकेटर्स इक्विपमेंट फॉर बैट बॉल ग्लव्स हेलमेट शूज ड्रेस, ये सब आपको एक ही जगह मिल जाएंगे सिंगल स्पोर्ट शॉप्स पे, गुड डीलर पे। तो असॉर्ट करके रखते हैं कि आपको पता जाए क्रिकेट, तो क्रिकेट से जो पूरी किट है उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो सारा आपको एक अच्छी स्पोर्ट्स गुड्स डीलर पे मिल जाएगा वो, तो इसको असॉर्टिंग बोलते हैं। नंबर 5, प्रोडक्शन प्रोडक्ट प्रमोशन। Middlemen also undertake certain promotional activities like demonstration, special displays, contest, etc. to push up sales। तो कह रहा है जितने भी मिडिल मैन हैं वो क्या करते हैं, कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं, जैसे डिमोन्स्ट्रेशन में दिखाते हैं, कुछ स्पेशल डिस्प्ले दिखाते हैं 50% 20% सेल का, ताकि कस्टमर देख के उसको अट्रैक्ट और आके वो चीज़ खरीदे। तो ये सब प्रोडक्ट प्रमोशन से जुड़े होते हैं। नंबर 6 है रिस्क टेकिंग। मिडिलमैन टेक्स द रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ प्राइस एंड डिमांड फ्लक्चुएशंस, स्पॉइलेज, डैमेज। तो जितने भी मिडिल मैन हैं वो रिस्क लेते हैं अकाउंट ऑफ प्राइस एंड डिमांड फ्लक्चुएशन, स्पॉइलेज, डैमेज, इन सब चीज़ों के रिस्क लेते हैं। रिस्क टेकिंग, अगर जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उस हिसाब से भी आपका प्राइस डिसाइड होएगा। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ चैनल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए टाइप्स ऑफ चैनल का मतलब कैसे माल किस किस थ्रू से क्या क्या हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पहला होता है डायरेक्ट सेलिंग। ये पी से ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर कई बार डायरेक्ट सेलिंग कर देता है ये दिस वन कस्टमर को, इसको जीरो चैनल भी बोला जाता है। फिर सेकंड है रिटेलर को बीच में लेता है, ये मिडिलमैन एक ही है प्रोड्यूसर, उसके बाद सीधा रिटेलर, रिटेलर बेच देता है। तीसरा है पहले होलसेलर को बेचा जाता है, फिर रिटेलर को बेचा जाता है, ये प्लस प्लस होते चले जाएंगे सारे, फिर कंज्यूमर के पास जाएगा। इसको 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल भी। और 3 चैनल वाला हो गया, पहले जो प्रोड्यूसर है एजेंट को बेच रहा है, एजेंट आगे होलसेलर को बेचता है, होलसेलर आगे रिटेलर को, रिटेलर आगे कंज्यूमर्स को। देखिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला था डायरेक्ट चैनल, इसको जीरो लेवल चैनल भी बोला जाता है। इन दिस केस नो इंटरमीडियरी इज इन्वॉल्व, इट इम्प्लाइज डायरेक्ट सेलिंग ऑफ गुड्स टू द कस्टमर, जो कि हम पहले पढ़ रहे थे अभी पीछे, कि सीधा प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर को माल भेज दिया, कोई मिडिल मैन नहीं है बीच में इसमें। तो फॉर एग्जांपल मेल ऑर्डर बिजनेस, इंटरनेट सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग, ये सारी इसमें आती हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल, ये डायरेक्ट चैनल था, इसमें कोई मीडिएटर नहीं था इससे पहले वाले में। अब इनडायरेक्ट चैनल की बात कर रहे हैं। द मैन्युफैक्चरर सीक्स द हेल्प ऑफ वन और मोर intermediary to move the goods from one place to production to the place of consumption is called indirect network। वो कह रहा है जो मैन्युफैक्चरर है सीक्स द हेल्प, उसके आवश्यकता होती है उसको हेल्प की वन और मोर इंटरमीडिएट की, कि एक कम से कम एक मीडिएटर होना चाहिए जो गुड्स को मूव करा सके, जहां से प्रोडक्शन हो वहां और जहां इसका कंजम्पशन होगा वहां। इसको हम इनडायरेक्ट नेटवर्क कहते हैं। जैसे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, इसमें रिटेलर के थ्रू बेच रहा है, तो ये इनडायरेक्ट चैनल है। या फिर प्रोड्यूसर जो है पहले होलसेलर को बेच रहा है, होलसेलर रिटेलर को, तो ये दो हो गए। इसमें डायरेक्ट कंज्यूमर को ना बेच के सबसे पहले रिटेलर्स के थ्रू बेच रहा है, इसमें होलसेलर के थ्रू बेच रहा है, तो ये इनडायरेक्ट चैनल है, बीच में किसी ना किसी इंटरमीडिएट को वो ले रहा है। अब इसमें क्या होता है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 3 होते हैं, ध्यान से देखिए। 1 लेवल क्या होता है, जब प्रोड्यूसर
कंज्यूमर को बेचने से पहले एक ओनली वन इंटरमीडिएट, जिसको रिटेलर बोल रहे हैं, इसको बीच में ले लेते हैं, उसको वन लेवल मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड सेल्स इज कार थ्रू देयर अप्रूव्ड रिटेलर्स। तो मारुति लिमिटेड क्या करती है, अपने ही उन्होंने वो बना रखे हैं शोरूम्स, रिटेलर्स बना रखे हैं, उनके पहले उनको बेचती है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं। तो इसको वन लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। एक होता है टू लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें प्रोड्यूसर क्या करता है, नंबर वन पहले तो बेचता है होलसेलर को, उसके बाद बेचता है रिटेलर को, आगे रिटेलर बेचते हैं कंज्यूमर को। तो यहाँ दो हो गए। तो यहाँ टू लेवल का मतलब दो है, एक मीडिएटर यहाँ आ गया होलसेलर का, एक रिटेलर का आ गया। तो दिस चैनल इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्ट विथ वाइडली स्कैटर्ड मार्केट्स, जो जिनकी बहुत ज़्यादा बिखरी मार्केट है उसमें ज़्यादा बेटर रहते हैं, सोप है, क्लोथ है, टूथपेस्ट है, जिसमें। तो इसमें दो जुड़ जाते हैं, दो मिडिल मैन हो जाते हैं, होलसेलर एक रिटेलर। और तीसरा है थ्री लेवल चैनल्स हो गया, इसमें जो प्रोड्यूसर है सबसे पहले एजेंट को बेचता है, एजेंट उसके बाद होलसेलर को बेचते हैं, होलसेलर के बाद रिटेलर को बेचते हैं। तो तीन बंदे जुड़ गए इसमें, तीन मिडिल मैन जुड़ गए, और एंड में तब कंज्यूमर्स को के पास पहुंचती है, कंज्यूमर्स रिटेलर के से खरीदते हैं। तो इस चैनल को हम बोलते हैं थ्री लेवल चैनल। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप सो। अब कह रहे हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल्स, कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है वो चीज़ें अगर प्लस माइनस होंगी तो जो हम चॉइस ऑफ चैनल करेंगे उस पर भी फर्क पड़ेगा। क्या है ये रे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल्स। नंबर वन प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, सेकंड कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा कॉम्पिटिटिव फैक्टर, चौथा मार्केट फैक्टर, पांचवा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इनके बारे में। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स कौन से होते हैं। अब ये मैटर करता है गुड्स कैसी हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, या पेरिशेबल गुड्स हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनसे हम और गुड्स बनाते हैं, मशीन्स बड़ी बड़ी, जिनसे आप और गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं। हाईली एक्सपेंसिव एंड विद ए फ्यू बायर्स होते हैं, इसके कम होते हैं इनके खरीदने वाले, और डायरेक्ट मोस्टली मैन्युफैक्चरर ही खरीदते हैं। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है, लेस एक्सपेंसिव होती हैं, कम खर्चीली होती हैं, और फ्रिक्वेंटली बहुत बार बार खरीदी जाती हैं। तीसरा है पेरिशेबल है, शॉर्ट चैनल इज मोर सुटेबल। तो डिपेंड करता है किसी भी गुड्स के पे किस तरह की गुड्स है, उसके उससे रिलेटेड उसका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है। अब आगे कह रहा है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर कौन से हैं। मान लो ड्यूरेबल गुड्स हैं, यूनिट वैल्यू प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, तो इन सब बातों का ध्यान में रखा जाता है। अगर ड्यूरेबल गुड्स हैं तो आप लॉन्ग चैनल अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेरिशेबल है तो शॉर्ट से शॉर्ट अपनाना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो जाएंगी। यूनिट वैल्यू देखी जाती है, चीपर गुड्स आर यूजुअली ट्रेडेड थ्रू लॉन्ग चैनल्स, सस्ती गुड्स लंबे चैनल से आती हैं। और जबकि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट अगर हैं, टेक्निकल हैं, कुछ इंडस्ट्रियल हैं, इंजीनियरिंग है, तो इसमें शॉर्ट चैनल यूज़ करना पड़ेगा, डिपेंड करता है इस पर। सेकेंड कह रहा है कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ द कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट फंड्स इट कैन गो टू द डायरेक्ट सेलिंग और थ्रू शॉर्ट चैनल्स। अगर कंपनी के पास बहुत अच्छा फंड है तो डायरेक्ट चैनल से भी या शॉर्ट चैनल से बेच सकती है वो डायरेक्ट कस्टमर्स को। Likewise, if they want to maintain a control over the channel member, तो short channels are best. थर्ड कह रहा है competitive factors. If a competitor has selected a particular channel and they are successful, sometimes we may also follow it. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर ने बहुत अच्छा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, उसका काम हमसे ज़्यादा बेटर चल गया, उसने ज़्यादा अच्छी डिलीवरी दे दी, तो फिर हमें भी वही फॉलो करना पड़ता है। Whereas some other companies may avoid such channel, तो कुछ फॉलो भी कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती है, कंपेटिटिव फैक्टर पे फर्क पड़ता है। नंबर फोर्थ मार्केट फैक्टर, साइज ऑफ मार्केट कैसा है आपका, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन कैसी है, साइज ऑफ ऑर्डर कैसा है, इन सब पे भी डिपेंड करते हैं मार्केट के फैक्टर। मार्केट फैक्टर पे जो है आपका चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब आप चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। जैसे साइज ऑफ मार्केट कैसा है, आपकी मार्केट अगर बायर स्मॉल है तो शॉर्ट चैनल सही चाहिए, ज़्यादा है तो बड़ा चाहिए। जोग्राफिकल देखते हैं, स्मॉल चैनल इज बेटर इफ द बायर्स आर ओनली इन पर्टिकुलर एरिया, तो शॉर्ट चैनल ठीक है, लेकिन बड़ी जगह दूर दूर है तो लॉन्ग। साइज देखना पड़ता है, इफ द साइज ऑफ ऑर्डर एंड वैल्यू इज हाई, आपका ऑर्डर का साइज कैसा है, वैल्यू आपकी हाई है, शॉर्टर चैनल इज गुड, और इन केस ऑफ कंज्यूमर गुड चैनल इज बेटर। तो ये सब बातें बता रहे हैं वो। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी फर्क पड़ता है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, लीगल कॉन्स्टेंट कैसे हैं, ये सब चीज़ें ध्यान में देखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डिप्रेशन पीरियड, मान लीजिए डिप्रेशन चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा है, मंदी चल रही है, तो शॉर्टर चलने ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से होते हैं देखिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये चार हैं। किस तरह से आप क्या कंपोनेंट है। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है, इट बिगिंस विद द रिसीप्ट ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, इंस्ट्रक्शंस टू द वेयर हाउस कीपर टू डिस्पैच, ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, सेंडिंग बिल्स एक्सेट्रा। तो एक प्रोसेस होती है पूरी, जितने भी स्टॉक वाले होते हैं उनको बोला जाता है, पहले ऑर्डर की रिसिप्ट ली जाती है, उसके बाद इनवॉइस
तैयार की जाती है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जो वेयर हाउस कीपर अभी माल को भेज दो, उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी देखती जाती है उनकी और बिल भेजे जाते हैं। तो ये सारी है क्विक प्रोसेसिंग हेल्प्स टू रिटेन कस्टमर्स फॉर एवर। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, ट्रांसपोर्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आप जानते हैं, इट इज मीन्स टू कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। जहां माल बना है वहां से लेकर जहां वो बिकेगा वहां तक ले जाना, जिसके भी थ्रू जाएगा, ट्रक के, टेम्पू के, रिक्शा के, वो सब ट्रांसपोर्टेशन में आता है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अनलेस देयर इज नो प्रॉपर मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन द सेल कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही मैं बता रहा था, माल बनता कहीं है बिकता कहीं है, तो जब तक ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया नहीं होगा तब तक आप माल वहां तक नहीं पहुंचा सकते जहां वो बिकना चाहिए। थर्ड है फिर वेयर हाउसिंग, क्योंकि टाइम गैप काफ़ी आ जाता है, माल बना तो कभी है, सप्लाई पूरे साल चलती है, तो वेयर हाउस करवाना पड़ता है और पूरे साल उसकी सप्लाई रहती है, तो इसके लिए वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है, स्टॉक करने की जरूरत पड़ती है। तो इट इज़ इनएविटेबल फैक्टर इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये तो बहुत ध्यान से आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट इन्वॉल्व्स द डिसीजन रिगार्डिंग टाइप ऑफ वेयर हाउस, लोकेशन, वेयर हाउस, कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, तो सब आपको ध्यान में रखनी पड़ती है और इसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल होता है स्टॉक को कंट्रोल करना, जहाँ ज़्यादा सप्लाई है वहाँ कम करना, जहाँ कम है वहाँ ठीक करना। तो एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन करना पड़ता है स्टॉक के थ्रू। तो इन ऑर्डर टू एंश्योर प्रॉम्प्ट सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑफ ए प्रॉपर इन्वेंट्री लेवल मस्ट बी मेंटेन। मैं यही बता रहा हूँ आपको, ये होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी टू हाई और टू लो, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन करना पड़ता है। हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री रिजल्ट्स इन ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल एंड हाई मैनेजमेंट कॉस्ट। ज़्यादा इन्वेंट्री कर दोगे तो उसका आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी और मैनेजमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, और लो लेवल से आपका स्टॉक आउट सिचुएशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो एक प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा छोटा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और सब्जेक्टिव वीडियो आप टाइम से आपके पास पहुंच सके। आपके लिए मैंने बच्चों बहुत सारी 12th क्लास में अकाउंट्स में प्रोजेक्ट में एक आर्ट इंटीग्रेशन में प्रोजेक्ट बना रखे हैं, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी मैंने 11th में अकाउंट बिजनेस बहुत सारी वीडियो बना रखी है। इसी के साथ आप मेरा चैनल देखते रहिए और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत